अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 20 अक्टूबर 2024 बिलाखिर वो दिन आ ही गया कि जब 26वीं आईनी तरमीम, जिसके लिए एक आसाब शिकन जिसे आप कहेंगे कि एक मैराथन मुशावरती इजलास जो है वो जारी थे, और मौलाना फजलुर रहमान की शख्सियत उनकी रिहाइश गाह महवर व मरकज़ बनी हुई थी। कभी उनके जो मुशावरती सिलसिला वो अपोजिशन के साथ, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो इत्तेहादी अपोजिशन जमातें उनके साथ रहता था, और सेम टाइम हुकूमत के साथ भी वो मुशावरती सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे। और ऐसे में इंतहाई मुतहर्रिक रहे बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनका कदकाठ इस पूरी एक्सरसाइज में, इस पूरे इवेंट में काफ़ी बढ़ा है। आज बिलाखिर सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई और ये 2/3 अक्सरियत के साथ हुई है। जो हुकूमती इत्तेहाद 58 इसमें इनके वोट थे, जबकि इन्हें ज्वाइन किया था जमीयत उलमा इस्लाम, जिसके 5 वोट थे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मेंगल, इन्होंने भी इनको ज्वाइन किया, 2 वोट इनके। तो इस तरह से 65 अरकान इस वक्त हुकूमत के पास आ गए थे, 65 वोट्स। जबकि हुकूमत की जो अपनी स्ट्रेंथ थी वो 62 की थी, उसको जो 2/3 के लिए 64 चाहिए थे। आज इस जो पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर ये जब ये मंजूर हुई, इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर क़ानून है, उन्होंने इसकी तश्कील के हवाले से जो बयान किया, पहले तो ज़रा उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। शक्ल बनी है जो आज इस बिल की सूरत में आपके सामने रखी जाएगी, उसके मुताबिक जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 4 सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल होने के साथ साथ उसमें 4 पार्लियामेंट्री मेंबर्स जाएंगे, 2 इस ऐवान से, 1 नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन, दूसरे नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ हाउस, और कौमी असम्बली में भी इसी तरह 1 नॉमिनेशन लीडर ऑफ अपोजिशन की और 1 नॉमिनेशन लीडर ऑफ हाउस की तरफ से जाएगी। वज़ीर क़ानून को आपने सुना। इस दौरान फैसल वाडा, सेनेटर फैसल वाडा जो है, उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा इसके ऊपर भी देखते हैं, और फिर उसका जवाब जो है वो बैरिस्टर गौहर ने क्या दिया, ये भी देखते हैं। तो इससे आप समझ जाएंगे पूरा सेटअप PTI के भगौड़े फिर से भाग गए। पॉलिटिकल पार्टी को सोचने की ज़रूरत है कि 9 मई की इस पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की ज़रूरत थी या नहीं थी। एक तरफ वो भी फैसला करें। और जो आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये कि PTI का एक बहुत तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। प्लान के तहत उसको एक ज़ीरज पॉलिटिकल आदमी हेड करेगा। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, PTI मुत्तहिद है। खान साहब के सरबराही में वही लीडर थे, वही लीडर है, वही लीडर है। तो जनाब, सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। अब कौमी असम्बली का इजलास सबसे कुछ देर में शुरू हो जाएगा, जिसमें वहाँ पे भी इसको मंजूर होना है। शौकत पराचा, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज वो जो बात की जा रही थी कि जनाब हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा था, और नंबर गेम्स हुकूमत के पूरे नहीं हैं, लेकिन ये तो बड़ी स्मूथ सेलिंग हुई है, क्या कहिएगा? बिल्कुल सही बात है, और स्मूथ सेलिंग इस वजह से हो गई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आ गए, और जितनी कोशिशें हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की, या उनको ऑन बोर्ड लेने की, या उनका जो एतराज़ात थे उनको दूर करने की, और उनकी रिकमेंडेशन को शामिल करने की, वो रंग ले आई। और सेपैर को जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के टेलीफोन किया, और उसके बाद बिलावल यकदम मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम डे यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डे मुबारक हो, तो मौलाना साहब को उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। तो उस वक्त क्लियर हो गया था सेपैर को कि मौलाना साहब अब ऑन बोर्ड हैं। गो के PTI के लोग बाद में उनके साथ जाकर मिले, बैरिस्टर गौहर खान और दीगर, और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI ने कहा भी सही कि हम मौलाना का शुक्रिया अदा करें, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। हुकूमत के पास जो अपने नंबर थे इत्तेहादियों के, उसमें 24 पीपल्स पार्टी के
19 मुस्लिम लीग नून के, 4 उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के थे, 3 एमकेएम के थे, 3 एएनपी के, 1 जो है वो काफ लीग के और 4 आज़ाद थे। ये वो 4 आज़ाद नहीं है जो पीटीआई के टिकट के लड़ के आए हों, यानी उन आज़ाद में अनवर आकड़ साहब, उसमें मोहसिन नकवी साहब, सेनेटर फैसल वाडा साहब और अब्दुल कादिर साहब। इस तरह से ये 65 का नंबर बन गया, 64 चाहिए थी। तो ये क्लॉज बाय क्लॉज जब वोटिंग हो रही थी तो एक तो इम्प्रेशन ये जो आपने कहा कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, पीटीआई के किसी बंदे को तोड़कर सामने नहीं लाना पड़ा, जैसे सारा दिन पीटीआई वाले खुद भी कह रहे थे कि हमारे 7 बंदों से राब्ता नहीं हो रहा, हमारे 11 बंदों से राब्ता नहीं हो। एक तो वो इशू खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। उसके साथ साथ जो दूसरी अच्छी चीज हुई, एक मौके पे यानी कहा जा रहा था कि हुकूमत पता नहीं लाइटें बंद कर देगी, गिनती सही नहीं करवाएगी। बाकायदा तौर पर जब दूसरी रीडिंग हो रही थी तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि आप अपनी तसल्ली करें, अपोजिशन से कहा ये बंदे खड़े हैं, आप दोबारा गिनें। तो इसलिए कम अज कम ये आज का जो प्रोसीजर था सेनेट में वो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट रहा, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। बैक चैनल पे क्या हो रहा था वो 2 महीने से सितंबर में हम देख रहे थे कि मौलाना साहब के पास सब की आनियां जानियां लगी हुई। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि कल जब लेट नाइट मौलाना साहब ने आज के लिए वक्त लिया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, बानी पीटीआई की तरफ से, उनके लोगों ने पहुंचाए और इसीलिए आज का दिन जो है वो एक्सटेंड किया गया था। लेकिन आज सेनेटर अली जफ़र साहब ने कहा कि जनाब हम इसके हक में नहीं थे। तो वो सारी जो मुशावरत वगैरह चल रही थी वो किस खाते में, क्या तहरीक इंसाफ जो है वो डे 1 से इसके फेवर में नहीं थी और सिर्फ ये टाइम किलिंग या टाइम गेनिंग एक्सरसाइज टिल 25th? मैं तो शुरू से ही कह रहा था अपने प्रोग्राम में भी और दीगर जगहों पे भी कि सवाल ही पैदा नहीं होता पीटीआई इस आईनी तरमीम को वोट दे जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर का कंफर्म ना हो कि वो आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बनेंगे, क्योंकि 3 रुकनी जब बेंच जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने वो किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। यू नेवर नो, वो जस्टिस मंसूर को रिकमेंड करें, वो जस्टिस मुनीब को रिकमेंड करें या जस्टिस याया अफरीदी साहब को रिकमेंड करें। लेकिन कोई ऐसी तरमीम पीटीआई कभी नहीं बैठ सकती जिसमें उनको इंश्योर ना हो कि या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस बने। तो यही हुआ। आज जब बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली जफर साहब ने अनाउंस किया, उससे पहले बैरिस्टर गौहर खान ने मौलाना साहब के साथ अनाउंस किया। गुज़श्ता रात को ही पीटीआई की सियासी कमेटी ने ऐलान कर दिया था 2 ऐलान। नंबर 1 कि हम किसी भी तरह इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। लेकिन दूसरा खतरनाक ऐलान था कि जो भी पीटीआई के खिलाफ वोट देगा, जो पीटीआई के नाम पे वोट लेके आए, उनके घरों का घेराव किया जाएगा, यानी उनके घरों के सामने पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। ये वो बात है जब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आ रही थी 10 अप्रैल 2022 वाली, तो उस वक्त वो भी कहा करते थे कि ये जो हैं इनकी शादियों पे कोई नहीं जाए, इनके समाजी बाइकआउट किए जाएं। तो वो सोच अभी तक पाई जा रही है कि नहीं, लेकिन पराचा साहब, आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, फिर उसके बाद उनके खिलाफ जो एक तहरीक अदम एतमाद आई थी, फिर वहां पर ज़मीर के वोट पड़े थे। तो उस वक्त तो उनको ज़मीर की आवाज़ कहा गया था, खान साहब की तरफ से भी, शिबली फराज साहब की तरफ से भी, और वो तो पीटीआई उस वक्त कहती थी ये ज़मीर की आवाज़ पे अपोजिशन ने वोट दिया है। उस वक्त छोड़ें, अभी परसों भी बैरिस्टर गौहर खान कह रहे थे कि 7 बंदे हुकूमत के हमारे साथ हैं। हाँ। और हमें यकीन है कि वो ज़मीर की आवाज को वोट देंगे। तो लिहाजा जो इनके खिलाफ वोट दे वो बिकाऊ माल है, वो लोटा है, और जो किसी और जमात का इनके साथ आ जाए दुपट्टे पहनाए जाएंगे। उस वक्त वफादारियां तब्दील हो रही होती हैं, वो नहीं। लेकिन ये एक कल्चर था पाकिस्तान में जो 10-12 साल से बाकायदा तौर पर प्रमोट किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। यही तो बयानिया है जिसको अब सब कहते हैं कि जी सोशल मीडिया
गालियां ठीक। देता है, सोशल मीडिया ये करता है। भाई सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट किसने की थी? आज जो तंग हो रहे हैं आते वो हैं खुद सर बताएं इसको ना, जरा सोशल मीडिया। सेपरेट डिस्कस करेंगे। रियासत अली आजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आप सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया रियासत साहब। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सेनेट से मंजूर हो गई है आईनी तरमीम, अब क्या मोटा मोटा क्या देख रहे हैं आप इसमें जो बात की जा रही है? अदालती वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से शुरू में बात की गई थी, लेकिन अब वो बेंच जो है उसके ऊपर बात हो गई है, फिर जजेस की तकर्री जो है वो पार्लियामान के पास आ गई है बहुत सारी चीज़ें। क्या व्यू है आपका सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि सेनेट में दो लोगों ने 26वीं तरमीम को मंजूर किया है। एक हाउस से आवाज आती रही है और एक प्रिजाइडिंग चेयर से आती रही है। इसके अलावा जितने भी सेनेटर थे, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक नहीं दी कि वो अपनी आउटपुट दे सकते, या एक भी शख्स खड़ा होकर इस पे बात कर सकता उसकी फेवर में या उसके अगेंस्ट। तो यानी उनका वहां पे कुर्सियों के ऊपर जो बोझ है वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि वो गवर्नमेंट टैक्स चक्कर पे एक बोझ साबित हुए। दूसरी बात ये है कि मैं अगर एक जुमले में इसको कंक्लूड करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया की आज़ादी पर हमला था। अदलिया को कंट्रोल करने के लिए ये एक तरमीम लाई गई है, इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं था। मोटी मोटी बातें अगर आप पूछते हैं तो मैं समझता हूं कि अब जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर पार्लियामानी जो कमेटी मतलब पार्लियामेंट से लोग होंगे उनकी मेजॉरिटी होगी, और फिर उन्हीं जजेस की और चीफ जस्टिस को वो तैनात करेंगे। उनकी इवैल्यूएशन वो लोग करेंगे जिन्होंने आज एक लफ्ज नहीं बोला और जिनको लॉ की अलफ बे का नहीं पता, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की इवैल्यूएशन करेंगे। तीसरी बात यह है कि आपने आर्टिकल 186 भी लगा दिया, यानी जो हाई कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट की सबॉर्डिनेट नहीं होती, वो आजाद अदलिया और आजाद हाई कोर्ट होती है, वो किसी के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती। सर ये तो बड़ी टेक्निकल चीजों में जाए बगैर मैं, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट के अंदर भी सेनेटर शहरी रहमान जो है उन्होंने भी ये बात कही कि जनाब ये जो चीजें हैं ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के तहत हैं, दुनिया में इस तरह से होता है। अब दुनिया में इस तरह से होता है या नहीं होता ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और शौकत पराचा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। जी पराचा साहब, अब से कुछ देर में इजलास होगा, अब ये बताइए कि वहां की क्या सूरत हाल एक्सपेक्ट की जा रही है कौमी असेंबली के अंदर, क्योंकि असल मसला जो है वो सेनेट से अप्रूवल का था, वहां से मंजूरी का था। देखें, कौमी असेंबली में रिलेटिवली गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा बेहतर है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के जब 8 वोट आएंगे तो ये 214 तो इस वक्त रफली गवर्नमेंट के पास अपने इत्तेहादियों के हैं। 8 मौलाना साहब के हो जाएंगे, 222 हो जाएंगे, 2 मेंबर बच जाएंगे। अब 2 में वो कौन से लोगों से हुकूमत वोट लेती है या कौन से लोग वोट देंगे जो इंडिपेंडेंट के नाम पे बैठे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेनेट में पास होने के बाद हुकूमत को कोई या इस आईनी तरमीम को पास करने के लिए इत्तेहादियों के पास कोई मसला होगा। सेनेट वाला मरहला मुश्किल था, सेनेट वाले मरहले के लिए हुकूमत परेशान थी, और ये बाकायदा स्ट्रेटजी के तौर पर मैं समझता हूँ कि पहले सेनेट में वेंचर की गई, और वो भी उस वक्त जब 100% इनको श्योर था कि अब हमारी जो आईनी तरमीम है वो पास हो जाएगी। कौमी असेंबली वाला मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कौमी असेंबली में रुक सकता है। यानी वो जो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बात की जा रही थी, आप वहां पर भी नहीं देख रहे वो जो एक इखलाकी अक़दार के हवाले से, क्योंकि हमने ये देखा इस पूरे मामले में पीडीएम गवर्नमेंट ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी वहां पर भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी, उनके इत्तेहादी जो थे वही साइड में हो गए थे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग कम से कम इस एक टैग से हुकूमत बचना चाहेगी। हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी जब पीटीआई की हुकूमत थी, सादिक संजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, 65 लोग खड़े हुए थे लेकिन उनके 50 वोट पड़े थे, बाकी किधर गए थे, किसने मैनूवर किया था कोई पता नहीं है। सर वो तो आ गया ना, ज़मीर की आवाज पे था ना सर, ज़मीर की आवाज। फिर जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीते थे, फिर
शेख साहब को हराया था इस्लामाबाद की सीट से, तो उस वक्त खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था कौमी असेंबली में, और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और जनरल फैज को कहा गया था कि आप मेरे लिए ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अरेंज करें। ये ऑन द रिकॉर्ड है बातें। फिर जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मुजफ्फर हुसैन शाह प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, उसने 7 वोट जो है, मेरे पास अभी भी वो बैलेट पेपर का जो है ना वो रिजेक्ट कर दिए थे, रिजेक्ट कर दिए थे। उसने कहा जी कि इनवैलिड हो गए। हाँ। तो जहां हॉर्स ट्रेडिंग होती रही थी और उस वक्त वो ज़मीर की आवाज थी, और आज यानी अच्छा नहीं हम समझते कि अगर आज भी वैसा किया जाता तो आप समझें कि मैं उसकी तारीफ करता। नो, मैं अगर आज भी ये कहा जाता तो मैं कहता कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। यकीनी तौर आज से भी अगर कोई अपनी पार्टी के अहकामात के खिलाफ, हदायत के खिलाफ वोट देते तो मैं उनको जरूर लोटा कहता। चूंकि ये हुआ उस वक्त, तो मैं इसलिए आपको एक पैरेलल एग्जांपल दे रहा हूँ। सेनेट की हद तक नहीं हुआ, कौमी जब ये सूरत हाल सामने आएगी जहाँ रिलेटिवली हुकूमत और इत्तेहादियों की पोजीशन बेहतर है, तो वहाँ जब कुछ अगर ऐसा होगा तो कम अज कम हम तो जरूर कहेंगे कि लोटे आ गए या हॉर्स ट्रेडिंग हो गई। सेनेट में नहीं हुई तो उधर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज होगी। हालांकि पीटीआई सारा दिन कहती रही कि हमारे 7 मेंबर जो हैं उनसे राब्ता नहीं हो रहा, और वो उमर अयूब साहब कह रहे थे, कुछ ऐसे नाम उनमें थे जो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो उमर अयूब साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। अच्छा जी रियासत साहब, अब आपकी तरफ अच्छा राब्ता मुनक़ता हुआ हमारा। चलिए सवाल को मैं पराचा साहब की तरफ ही रखता हूँ। सेनेटर शहरी रहमान, उनका कहना था कि जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है दुनिया भर में जैसा होता है, पाकिस्तान में भी जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, अदालती इस्लाहात जो हैं वो उसी हवाले से हैं। तो अगर उसी हवाले से हैं तो फिर जो हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें इतना इस्तराब क्यों है? क्योंकि अभी आज़ाद साहब भी कह रहे थे कि अदलिया पे हमला है, ये पाकिस्तान में वाइस वर्सा है। हमेशा अदलिया ने पार्लियामान पे हमला किया। 1954 में जो लॉ से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद अदलिया ने जितना इस मुल्क में जमहूरियत की धज्जियां बिखेरी हैं, जितना पार्लियामान को खराब किया है। मसलन आइन में लिखा है कि जी जो प्राइम मिनिस्टर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस से जाएगा, लेकिन यहाँ 3 सेकंड की सजा दे के एक वजीर आजम को निकाल दिया गया। एक वजीर आजम को इसलिए निकाला कि जी वो तनख्वाह बनती थी, चूंकि ले नहीं रहे थे। जी जी जी, एक पूरी हिस्ट्री है। जरा इस वक्त हमें हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट ने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में अक्सा खुर्शीद, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अक्सा बताइएगा क्या एक्टिविटी इस वक्त देखी जा रही है? आप लोग तो मुसलसल कई दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं इस तमाम मामले को, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या गहमा गहमी है पार्लियामेंट में? बिल्कुल जी इमरान, शुक्रिया आपका। देखें पिछले 1 महीने से हम ये मुसलसल ये आईन तरमीम के जो मामला है इसको कवर कर रहे हैं। मुलाकातों और मुशावरतों का जो सिलसिला है वो भी गाहे बगाहे जारी रहता है। कभी मौलाना से जो वक्त की मुलाकात होती है, कभी पीपल्स पार्टी की जानिब से, और कभी पीटीआई और कभी हुकूमत जो इत्तेहादी हैं वो उनको विजिट करते हैं। लेकिन सीईओ कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा है कि ये सिलसिला काफी ज्यादा हो गया। कल भी हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज या इससे कबल जो है मौलाना के घर जो सियासी मरकज बना रहा, मुख्तलिफ जो वफूद की सूरत में जो है लोग वहाँ सियासी जमातें विजिट करती रही। गुज़िश्ता रोज की हम बात करें तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी जो है 4 मरतबा उनके घर गए, और उसके बाद पीटीआई का वक्त भी जो है बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात से जाते रहे, और उनका जी। और आज जो फाइनली आज 2 बजे भी यहाँ जो पीटीआई वक्त में आज से मुलाकातों का सिलसिला मौलाना के घर 2 बजे के बाद से शुरू हुआ, जब पीटीआई का वक्त वहाँ पहुंचा और उन्होंने जो हतमी फैसला था उनसे मौलाना को आगाह किया कि वो जो आईन तरमीम का मामला है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो वोटिंग का अमल होगा, और जब उसे बाइकआउट करे का ऐलान किया। तो वहाँ पे जो बाकायदा तौर पर उन्हें हतमी उनको भी मुशावरत थी, उसके बाद उन्होंने मौलाना को आगाह किया कि जो बारी पीटीआई के और बिलाखिर फिर सेनेट का इजलास हुआ, सारी चीजें। लेकिन अब ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? कौमी असेंबली का इजलास कब शुरू होगा? कब वहां पर ये अमेंडमेंट जो है ये टेबल होने जा रही है?
बिल्कुल जी, ना देखिए अभी इस वक्त अभी जब आपसे बात करती थी इस दौरान जो मियां नवाज शरीफ है वो भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। उससे कब बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ भुट्टो भी पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं और सेनेट का इजलास भी खत्म हो चुका है। तो अब इम्कान नहीं है कि कुछ ही देर में जो है वो इजलास शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का भी इंतजार था, वो भी पहुंच चुके हैं। और अभी उस वक्त मौलाना की जो पीटीआई वक्त से जो है मुलाकात है वो इस वक्त जारी है। उनकी जो है कि चैम्बर में एक जानिब पीटीआई वक्त से मौलाना की मुलाकात जारी है, दूसरी जानिब नवाज शरीफ इस पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। उससे कब जो बिलावल जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो भी पहुंच चुके हैं। और तो तकरीबन तमाम पर जो दीगर जो अरकान है कौमी असम्बली है वो भी पहुंच रहे हैं गाहे बगाहे। हम सुबह से यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, तो अब देख रहे हैं कि आने जाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तो यहाँ पे अब इम्कान नहीं है कि कुछ ही देर में जो है वो बाकायदा तौर पर जो कौमी असम्बली का इजलास है वो शुरू हो जाएगा। ठीक, अक्सर आपसे हम मजीद भी बात करते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बार फिर चलते हैं पराचा साहब की तरफ। पराचा साहब ये बताइए, क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स ने मौलाना साहब से जो है वो पूछा पूरी एक्टिविटी के हवाले से, और फिर जो तजर्बा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके डील करने का, तो उस पर थोड़ा सा वो ज़ाहिर है कि एक बदमज़गी की भी सूरत हाल हुई। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसको किस तरह से देखा जाएगा। खुद मौलाना साहब इस पूरी सही को गो के बहुत एक इंक्लूसिव कोशिश थी कि एक कलेक्टिवली एक एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ा जाए, लेकिन आप समझते हैं कि ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान को? इस क्राइसिस समझ लें या इस डेवलपमेंट में एक चीज बहुत अच्छी हुई है, और वो है कि जेयूआई और पीटीआई के दरमियान एक वर्किंग रिलेशन कायम हुआ है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि जो नाजेबा गुफ्तगू की जाती थी एक दूसरे के बारे में, और ख़ास तौर पर पीटीआई के लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब को जिन अलकाबात से नवाजते थे, कम अज़ कम इस क्राइसिस में वो नहीं रहा। ये मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा बात। ये दोनों का करीब आना इस वजह से नहीं कि कोई इत्तेहादी बन रहे थे, क्योंकि दोनों की बेस जो है वो ख़ास तौर पर पीटीआई की तो गवर्नमेंट है केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि मौलाना साहब की बेस जो है वो यही है। सर, मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है कि उनका बैटलफील्ड जो है मौलाना का वो वही है, केपी के ही है, और जो वो वहाँ पे वाइट वॉश हुआ वो केपी के ही में उनको हुआ। तो फिर ऐसे में मुस्तकबिल जो है, इस वर्किंग रिलेशनशिप का मुस्तकबिल जो है, ये इसके ऊपर ज़रा बताइए। चलें, ये सवाल मैं आपकी तरफ रखता हूँ। छोटे से ब्रेक की कॉल है, आई विल कंटिन्यू विद शौकत पराचा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी पराचा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि एक अच्छा खुशगवार एहसास के जनाब पीटीआई और जेयूआई के दरमियान एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप इस वक्त देखा गया। आइंदा के हवाले से बताइए, बैटलफील्ड तो सेम है। आइंदा के हवाले से आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे पीटीआई को मौलाना साहब के यहाँ एक रिफ्यूज मिली हुई है। कि पीटीआई को कोई आंच भी आ जाए हल्की सी, तो पीटीआई जो है वो मौलाना साहब के पास पहुंचती है। और उसकी मिसाल ये है कि पीटीआई मिलना चाह रही थी अपने बानी चेयरमैन से, तो वो मौलाना के रास्ते जो है वो उनको रास्ता मिला। तो अगर अब मौलाना का किरदार एक बड़े का बन गया है, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी बात है अगेन आयल से। और इस पूरी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान साहब मसलसल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मेज़बान भी रहे और उनके साथ राब्ते में भी रहे, और फिर आखिर में उनके मेहमान भी बने कराची जब गए थे, फिर वहाँ से वो लाहौर गए थे। तो एक जो तवक्को थी मौलाना साहब के हवाले से कि वो सीनियर पॉलिटिशियन है, वो एक बड़े पॉलिटिशियन का, घर के बड़े फर्द का किरदार अदा करेंगे, उन्होंने बिल्कुल किया। और उसमें सिर्फ उन्होंने फेवर आज वोट देकर हुकूमत की नहीं की, बल्कि उन्होंने पीटीआई की भी बहुत फेवर की। आज भी बैरिस्टर गौहर खान कह रहे थे कि इनकी रहनुमाई हमारे लिए रहेगी। और ख़ास तौर पर इन तरामीम में जो मौलाना साहब ने आज खुद भी कहा कि काले सांप के दांत भी तोड़ दिए, उसका जहर भी निकाल दिया, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इस तरमीम में जो मौलाना साहब ने इस अंदाज से गुफ्तगू की उन तरामीम के बारे में या उन तजावीज़ के बारे में जो निकाल ली गई। और इसकी गवाही बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने भी दी कि जो
पी टी आई के जनरल सेक्रेटरी हैं, नहीं, और उनके मुसलसल अल्फाज आपने में ये भी नोट किया होगा कि ड्यूरिंग वो जो शिकवार जो मंजूरी थी उसमें 12 तरमीम जो आ रही थी बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा की तरफ से, तो फिर उसको सेकंड कर रहे थे आज़म नज़ीर ताराड़ साहब वज़ीर कानून, तो मतलब ये कि मुसलसल जारी था सिलसिला। ये तो एग्रीड था ना पहले से, ये जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट था उसमें ये अमेंडमेंट का आना ये बाकायदा एग्रीड था। मैं उन तजावीज़ की बात कर रहा हूँ जो पहले मुसवदे में थी और फिर मौलाना साहब के कहने पे निकाल दी गई, क्योंकि पीटीआई ने वो पॉइंट आउट की थी। पीटीआई ने, और यही बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी, बैरिस्टर साहब ने भी मानी कि हाँ, हमने मौलाना साहब के जरिए बहुत सारी ऐसी नापसंदीदा चीजें निकलवा दी हैं। तो इसलिए एक सीमेंटिंग फैक्टर मौलाना साहब बने हैं सबके लिए, और आइंदा के लिए मैं समझता हूँ कि इवन जो मौलाना साहब और पीटीआई का जो सोरिंग पॉइंट है वो तो डीआई खान है कि जो मौलाना साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अपनी, वही कॉन्स्टिट्यूएंसी अली अमीन खान गंडापुर की है जो चीफ मिनिस्टर हैं, और वही कॉन्स्टिट्यूएंसी फैसल करीम खान कुंडी की है जो गवर्नर है कहती के। तो मौलाना के जो दोनों मुखालिफिन थे, दोनों बड़ी सियासी जमातों ने, जो सूबे में हुक्मरान है उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, और जो यहाँ पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी में है, चेयरमैन सेनेट उनके पास है, इन्होंने अपना गवर्नर जो है वो केपी में बना दिया। वो दोनों एक ही हल्का है। बड़े, मैं आपको ये अजीब सी बात बता रहा हूँ कि मौलाना साहब का जो आबाई हल्का है वही फैसल करीम खान कुंडी साहब का है गवर्नर का, और वही जनाब अली अमीन खान गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान साहब वो पीपल्स पार्टी के साथ भी चले हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको आज मुबारकबाद दी है, उनका शुक्रिया अदा किया है। सिमिलरली मौलाना साहब ना सिर्फ पीटीआई के साथ चले हैं बल्कि एक कदम आगे बढ़ के, जो 15-20 दिनों से मुलाकात भी नहीं हो रही थी पीटीआई के लोगों की अपने बानी चेयरमैन से, मौलाना साहब बिकेम एन इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर टू अरेंज दिस। बिल्कुल, वाकई एक जीरक सियासतदान, और उनसे कहीं से बढ़ के एक बड़े का रोल, एक लीडर का रोल उन्होंने अदा किया ना। हुकूमत के पास जो बात की जा रही थी कि जनाब बाय हुक और बाय क्रुक हम ये मंजूर करा लेंगे, वी हैव प्लान ए एज वेल एज प्लान बी, और पैरेलल प्लान सी भी था। तो प्लान ए तो जाहिर है कि अगर बात की जाए विद इंक्लूडिंग पीटीआई, सबकी मुशावरत, सबको साथ लेकर चलने की। व्हाट वाज प्लान बी एंड द C1? जी, मुझे पता है कि आपको पता है। नहीं, प्लान बी तो फैसल वाडा साहब कल बता रहे थे ना भाई, इतना काफी होता है ना बात करना, और प्लान सी जो है वो उससे थोड़ा और आगे का होता है, और वो भी लेकिन चले अच्छी बात है कि ए या बी के ऊपर ही आके मामला जो है वो निमट रहा है। चले अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। जी, हाँ जी, हमने बात की है, और मेरा हमने बात की मौलाना साहब के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका पॉलिटिकल कैरियर, आप इस पूरी एक्सरसाइज में उन हर लेवल के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, कितनी बड़ी कमांड और लीडरशिप दिखाई है इस वक्त बिलावल भुट्टो ने। जो पहली मुलाकात हुई थी ना मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इसी तनाजुर में, वो जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब गए थे मौलाना फजलुर रहमान के घर मिलने के लिए, और फजलुर रहमान साहब से जो पता नहीं मुझे बयान करना चाहिए या नहीं, एक तो इन्होंने क्लाशनकोफ गिफ्ट की थी मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनके घर जाकर। दूसरा, मौलाना साहब से कहा था कि ये जो हालात हैं हमारा साथ दें, हम इनको ठीक करें, हमारे साथ आ जाएं। आगे से मौलाना साहब ने जवाब दिया कि पहले आप जरा ग्राउंड रियलिटी ठीक करें, जो कुछ हो रहा है उसको ठीक करें, बाद में मेरे से बात करें। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आगाज था इन राबतों का या मौलाना साहब को अपनी तरफ लाने का, जिसका नतीजा आज सेनेट में इस वक्त मौलाना साहब ने इस तरमीम के हक में वोट देकर, वो जो अभी रिजल्ट आया है कि तरमीम मंजूर हो गई है सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी के साथ,
اس کا ان رابطوں کا آغاز پیپلز پارٹی کی طرف سے سر صدر جاتے جاتے ہاف منٹ میں یہ بتائیے کہ تمام سیاسی قداور شخصیات موجود ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. پنجاب وہ چلے میں کچھ بریکنگ نیوز دے دوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں اور اجلاس جو ہے اب سے تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں. آپ ہماری اسکرین پر بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جناب ان کا یہاں پر استقبال بھی کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی پہنچ چکے ہیں اور آصفہ بھٹو زرداری ان کے ساتھ موجود ہیں. اور یہ اس وقت مناظر آپ دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے ریسیو کیا ہے اس وقت فارمر پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کو. اور اب حتمی طور پر یہ تقریب جو ہے آج کی پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے حوالے سے اب سے کچھ ہی دیر میں شروع ہوا چاہتی ہے. تو آج کے اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.